तो भाई लोग आज हम बात करने वाले हैं लुकिसम के चैप्टर नंबर 297 के बारे में। और जो कोई भी चैनल पे पहली बार आया है चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि आगे आने वाली वीडियोस आप मिस ना कर सको। तो पिछले एपिसोड में हमने देखा था जो सैमुअल होता है वो अपनी शराफत छोड़ के अपने असली रूप में आ जाता है, यानी कि वो जैसा पहले था एक नंबर का हरामखोर। और वहीं जो हमारा हैंडसम वाला डैनियल होता है उसकी बॉडी भी धीरे धीरे अपना कंट्रोल खो रही होती है। अभी डैनियल की हैंडसम वाली बॉडी के इमोशंस डैनियल के हाथ में नहीं होते, डैनियल काफी अजीब बिहेव कर रहा होता है। तो खैर आज की वीडियो की शुरुआत में हम देखते हैं रात का सीन होता है और एमसीएन बिल्डिंग के अंदर पहुंचता है टॉम ली। जो बिल्ली होती है वो टॉम ली को कहती है, आपका स्वागत है सर, मैं आप ही का इंतजार कर रही थी। मैं ये देख के सच में काफी ज्यादा हैरान हो गई हूँ कि आज हमारी कंपनी में 3 वीवीआईपीज आए हैं। मैंने सुना है आप काफी ज्यादा स्पेशल हो। ठीक है सर, मैं आपको उस जगह पे लेके चलती हूँ जहाँ पे हमने सारे स्ट्रीमर्स को लॉक करके रखा है। ये इतनी ज्यादा सीक्रेट जगह है कि इसके बारे में वीवीआईपीज भी नहीं जानते। दरअसल जहाँ पे हमने सारे स्ट्रीमर्स को कैद करके रखा है वहाँ पे जाना बहुत ज्यादा आसान है। वहाँ पे जाने के लिए हमें एलिवेटर्स के इन दोनों बटनों को साथ में दबाना होता है। तो लीजिए सर, हम यहाँ पे पहुँच गए और मैं यहाँ पे एक बार आपका फिर से ठीक से स्वागत करना चाहती हूँ। वीवीआईपी सर, मुझे काफी अच्छा लगा आप यहाँ पे आए। और वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं मैनेजर किम को जो अभी भागता भागता कुछ ढूंढ रहा होता है। लेकिन तभी यहाँ पे जो 2 गार्ड्स होते हैं वो कहते हैं, हे मिस्टर किम, आखिर क्या बात है, आखिर आप क्या ढूंढ रहे हो? मैनेजर किम कहता है, हे क्या तुम्हें पता है हमारे मिलने से पहले मैं कहाँ पे था? दोनों गार्ड्स कहते हैं, क्या आप कहाँ पे थे? आप तो स्ट्रीमर्स के रूम पे थे ना? और यार ये जो सीन होता है ये उस वक्त का होता है जिस वक्त इन दोनों गार्ड्स और मैनेजर किम की फाइट वैरन और डैनियल से नहीं हुई थी। तो खैर इसके बाद जो मैनेजर किम होता है एमी और नेटली के रूम में जाता है और वहाँ पे कुछ ढूंढ रहा होता है। मैनेजर किम काफी ज्यादा परेशान लग रहा होता है और अपने मन में सोच रहा होता है, आखिर वो कहाँ गया, आखिर वो गया तो गया कहाँ? और एमी और नेटली अभी डरते डरते बोल रहे होते हैं, सर प्लीज हमें जाने दो, हम वादा करते हैं हम पुलिस को इस बारे में नहीं बताएंगे। मैनेजर किम कहता है, इस वक्त मैं कुछ ढूंढ रहा हूँ इसलिए अपना मुंह बंद करो, तुम बच्चों को पता है ना मैं कितना ज्यादा डरावना इंसान हूँ। एमी और नेटली कहते हैं, जी सर हमें माफ कर दो। लेकिन तभी जो एमी होती है मैनेजर किम को एक हैंकी देते हुए कहती है, ए मिस्टर, क्या आप इसको ढूंढ रहे थे? और यार इस हैंकी के ऊपर लिखा हुआ होता है फादर्स डे फॉर डैडी। एमी कहती है, आप जब यहाँ पे पहले आए थे तो आपने इसको यहाँ पे गिरा दिया था, इसलिए मैंने इसको अपने पास संभाल के रखा हुआ था। क्या ये आपकी बेटी ने आपके लिए बनाया है? ये आपका है ना? लेकिन तभी जो मैनेजर किम होता है एमी के हाथ से ये रुमाल छीन लेता है। एमी कहती है, मुझे लगता है ये आपकी बेटी ने ही बनाया है। क्या आप अब तक इतने ज्यादा परेशान इसी हैंकी की वजह से थे? सच में ये कितनी ज्यादा अच्छी बात है। काश हमारे डैड भी हमारी इतनी चिंता करते, लेकिन वो तो हमेशा हमें मारते रहते थे। मिस्टर, सच में आपको देख के ऐसा लगता है कि आप एक कमाल के फादर हो। मैं सोचती हूँ काश मेरे डैड भी आपकी ही तरह होते। लेकिन यार जो मैनेजर किम होता है वो बिना कुछ भी बोले यहाँ से चला जाता है और अपने मन में सोच रहा होता है, क्या मैं बदल रहा हूँ? नहीं, मुझे लगता है मैं फालतू की बातें सोच रहा हूँ। मैनेजर किम को अभी वो बात भी याद आ रही होती है जब वैरन ने मैनेजर किम को कहा था, क्या तुम्हें शर्म नहीं आती? यहाँ पे जिन लड़कियों को लॉक करके रखा है वो तुम्हारी बेटी की उम्र की है। तो खैर अभी मैनेजर किम ये सारी बातें भुला के अपने साथ के बंदों को कहता है, हमें ये ऑर्डर्स मिले हैं, 4th एफिलिएट में जितनी भी गैर कानूनी एक्टिविटीज हो रही हैं हमें उसके सारे के सारे सबूत मिटाने हैं। गार्ड्स कहते हैं, जी सर, सब कुछ ऑर्डर के हिसाब से हो रहा है। और यार ये वाला जो सीन होता है ये उसके बाद का होता है जब मैनेजर किम की वैरन और डैनियल के साथ फाइट हुई थी। गार्ड्स कहते हैं, सर हम सारे के सारे स्ट्रीमर्स को यहाँ पे लेके आ गए हैं। मैनेजर किम कहता है, क्या अब तक वो यहाँ पे आए हैं? गैब्रियल कहता है, सर वो यहाँ पे थोड़ी देर के लिए आए थे लेकिन उसके बाद वो यहाँ से चले गए, उन्होंने कहा था उनके पास कुछ और मजेदार चीज है करने के लिए। मैनेजर किम कहता है, तो ठीक है, बाकी के बंदों को बोलो कि कार स्टार्ट करें, अब हमें यहाँ से निकलना होगा। और वहीं हम दूसरे सीन में देखते हैं एक व्हाइट कलर की चमचमाती हुई लैम्बोर्गिनी। लेकिन अचानक से इस कार के ऊपर आके गिरता है हमारा डैनियल और इस कार की हालत खराब हो जाती है। इस कार के ऊपर डैनियल को सैमुअल ने ही फेंका होता है। इसके बाद सैमुअल उछल के एक और अटैक करने आता है डैनियल के ऊपर, लेकिन डैनियल अचानक से वहाँ से हट के सैमुअल का सर पकड़ के कांच के अंदर घुसा देता है। सैमुअल एक स्माइल के साथ कहता है, जैसा मैंने सोचा था, तू बहुत ज्यादा फास्ट है, बिल्कुल गैंगबक के जोहान शियोंग जितना फास्ट। लेकिन तभी डैनियल एक और मुक्का मारता है सैमुअल के ऊपर, लेकिन इतने में ही सैमुअल डैनियल का सर पकड़ के उसके सर पे एक खतरनाक सा मुक्का मारता है। सैमुअल कहता है,
तू भले ही बहुत ज्यादा तेज है लेकिन तू ओलिवैन जितना खतरनाक नहीं है। और यार अभी जो डैनियल के मुक्का पड़ा होता है ना, ये काफी ज्यादा खतरनाक मुक्का होता है क्योंकि सैमुअल ने अभी अपने हाथ में ब्रास नकल भी पहना होता है। डैनियल अभी बस अपनी कॉन्शियसनेस खोने ही वाला होता है, लेकिन जैसे तैसे खुद को संभालते हुए डैनियल एक मुक्का मारता है सैमुअल के मुंह पे और उसको कार में चिपका देता है। डैनियल मुक्का मारते हुए कहता है, आखिर गैंगशॉ के जेक के साथ तेरी फाइट कैसी थी? लेकिन सैमुअल डैनियल का सर पकड़ता है और अपने सर से डैनियल के मुंह पे बहुत ही जबरदस्त अटैक करता है। सैमुअल कहता है, तुझे तमीज से बात करनी चाहिए, जेक और मैं तुझसे 1 साल बड़े हैं उम्र में। इसके बाद सैमुअल एक कोहनी मारता है डैनियल के चिन में। अब इन दोनों की फाइट देख के ऐसा लग रहा होता है कि जैसे सैमुअल डैनियल के ऊपर थोड़ा थोड़ा भारी पड़ रहा है। तो खैर अभी जो डैनियल होता है सैमुअल के अटैक से थोड़ा सा दूर जाके गिरता है। सैमुअल कहता है, मैंने अपनी पिछली जिंदगी के बारे में सबसे छुपाया, इसका एक रीजन है। कैसा रहेगा कि आज के बाद से तू मुझे बड़ा भाई कह के बुलाए। इसके बाद डैनियल अपने मुंह से खून साफ करते हुए कहता है, आखिर वो दोनों लड़कियां कहाँ हैं? सैमुअल अपनी शर्ट निकालते हुए कहता है, क्या तुझे पूरा यकीन है तुझे उन दोनों को ढूंढने जाना है? क्योंकि जैसा मैं देख पा रहा हूँ मुझे लगता है तुझे इस फाइट में मजा आने लगा है। और यार जो डैनियल होता है अभी उसके चेहरे में एक हरामखोर वाली स्माइल होती है जो कि नॉर्मली हमें डैनियल के चेहरे में कभी भी देखने को नहीं मिलती। सैमुअल अभी डैनियल की तरफ आते हुए कहता है, मैं जानता हूँ तू अभी कैसा महसूस कर रहा है, तुझे ऐसा लग रहा है तेरी बॉडी जैसे जल रही होगी। तेरे अंदर जो अभी गर्मी पैदा हो रही है उसकी वजह से बिना बात के तुझे हंसने का मन कर रहा है। ये एक नॉर्मल चीज है, फाइट्स होती ही मजे करने के लिए है। यानी कि जो डैनियल और सैमुअल होता है इन दोनों को ही फाइट करने में काफी ज्यादा मजा आ रहा होता है। तो खैर इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं गन को जो अभी बॉलिंग वाला गेम खेल रहा होता है। जैसे ही गन सारी बॉटल्स को बॉल से गिरा देता है तभी यहाँ पे गो आता है और कहता है, यो विनर विनर चिकन डिनर। गन कहता है, आखिर तू ये इतनी अजीब टोन में क्यों बोल रहा है? गो कहता है, वो सब छोड़, तुझे पता है अभी मैंने थोड़ी देर पहले किसको देखा? टॉम ली को। गन कहता है, आखिर उनसे तुझे क्या काम पड़ गया? गो कहता है, उससे मिलने का मेरा कोई प्लान नहीं था, लेकिन जब चेयरमैन ने मुझे मिलने के लिए बुलाया था तो टॉम भी वहीं पे था। लेकिन मुझे एक बात बता कि तूने मुझे ये क्यों नहीं बताया कि डैनियल पार्क तेरा सक्सेसर बन रहा है? मैंने उसके पास तेरा ब्लैक बैच भी देखा था। डैनियल पार्क को 4 गैंग्स को तबाह करने के लिए तूने तो नहीं बोला था ना? गन कहता है, ये 4 गैंग के बिजनेस से तेरा कुछ भी लेना देना नहीं है, तो आखिर तू वर्कर गैंग पे इतना ज्यादा इंटरेस्टेड क्यों है? गो कहता है, खैर तुझे इस बारे में अगर बताऊं तो वर्कर गैंग के साथ मेरा एक बहुत ही बड़ा इतिहास है। वैसे जब ये बात आ ही चुकी है तो मैं तुझसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। डैनियल पार्क जिसको तूने चुना है और सैमुअल सीओ जिसको तूने ठुकराया था, तुझे क्या लगता है अगर उन दोनों के बीच में फाइट होगी तो कौन जीतेगा? गन बॉटल्स की तरफ बॉल फेंकते हुए कहता है, मुझे लगता है डैनियल पार्क जीत जाएगा। सैमुअल एक बहुत ही बड़ा हरामखोर है, वो मेरा सक्सेसर बनने के लायक नहीं है। तो गैंग लीडर की तो बात छोड़ ही दो, वो उसके लायक नहीं है। लेकिन तभी जो गो होता है अपनी बॉल सीधा फेंक के मारता है गन की उस बॉल के ऊपर जो अभी बॉटल्स को बस गिराने ही वाली होती है। और गो कहता है, क्या तूने कहा वो बहुत ही बड़ा हरामखोर है और इसीलिए वो मेरे लिए बिल्कुल सही है? मुझे लगता है सैमुअल सीओ मेरे लिए बिल्कुल परफेक्ट रहेगा। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं सैमुअल एक घुटना मारता है डैनियल के मुंह पे और उसको कार में चिपका देता है। इसके बाद सैमुअल कार का दरवाजा तोड़ता है और कहता है, ओह डैनियल लड़के, क्या तू ठीक है? कैसा रहेगा इस दरवाजे से मैं तेरी गर्दन तोड़ दूं? और सैमुअल ये दरवाजा मारता है डैनियल की गर्दन में, लेकिन डैनियल अपने हाथ बीच में ले आता है। इसके बाद सैमुअल ये दरवाजा डैनियल के हाथ पे ही मारता है और कहता है, क्या तुझे ये पसंद नहीं आया? कम ऑन, आखिर तू क्या कर रहा है डैनियल लड़के? अभी सैमुअल का एक पैर डैनियल की गर्दन में होता है जिस वजह से डैनियल हिल नहीं पा रहा होता और सैमुअल के हाथ में जो कार का दरवाजा होता है वो उठा के डैनियल के बस मारने ही वाला होता है। सैमुअल कहता है, आखिर क्या बात है, तू मेरे साथ खेल क्यों नहीं रहा है? लेकिन इतने में ही यहाँ पे वैरन आता है और सैमुअल के एक मुक्का मारता है। वैरन कहता है, कायर कहीं के, हथियारों का इस्तेमाल करना बंद कर। सैमुअल वैरन के पास चलता हुआ आता है और कहता है, क्या कायर? कौन मैं? आखिर तू क्या बात कर रहा है? मैं अकेला नहीं हूँ जो हथियारों का इस्तेमाल कर रहा है। एक बार जरा अपने दोस्त के हाथ में भी नजर मार ले। और वैरन अभी देखता है जो डैनियल होता है उसने अपने एक ही हाथ में 2-2 ब्रास नकल्स पहने हुए होते हैं। डैनियल एक स्माइल के साथ कहता है, वैरन चे, आखिर तू यहाँ पे क्या कर रहा है? तुझे तो अभी बच्चों को ढूंढना चाहिए था। मैं वैसे भी ये सब कुछ जल्दी ही खत्म करने वाला था, आखिर तू यहाँ पे क्यों आया? वैरन कहता है, डैनियल पार्क, फालतू की बातें करना बंद कर, हमारे पास इस सब के लिए वक्त नहीं है, हमें इस बंदे को जल्दी से निपटा के यहाँ से निकलना होगा। सैमुअल कहता है, क्या
तुम मुझे निपटाओगे। लेकिन तभी हम देखते हैं जो टकला प्रेसिडेंट होता है वो एक बड़ी भारी सी कार में बैठ के डैनियल लोगों को कुचलने की सोच रहा होता है। टकला कहता है, सैमुअल मैंने कार स्टार्ट कर दी है, मैं तुम्हें बचाने के लिए आ रहा हूँ। हम साथ में मिलके मेरी प्यारी MCN को बचा लेंगे। मेरे ऊपर भरोसा करो बड़े भाई, मैं इन हरामखोरों को गाड़ी से पिचका के इनका पापड़ बनाने वाला हूँ। तुम सालो, मैं तुम दोनों को नहीं छोड़ूंगा। और जो टकला होता है वो गाड़ी स्टार्ट कर देता है, लेकिन जो गाड़ी होती है वो अपनी जगह से आगे नहीं बढ़ रही होती है। टकला कहता है, हे सैमुअल, आखिर ये आगे क्यों नहीं बढ़ रही है? लेकिन तभी हमें एक आवाज सुनाई देती है, गंजे गंजे गंजे, तू किसी का भी पापड़ नहीं बनाने वाला। मुझे लगता है गंजे तू काफी ज्यादा नॉटी हो रहा है, तो उनको कार से पिचकाने की कोशिश कर रहा है। और अभी हम देखते हैं जो टॉम ली होता है उसने कार को एक हाथ से पीछे से पकड़ा हुआ होता है, जिस वजह से कार हिल भी नहीं पा रही होती। टॉम ली कहता है, तू ऐसे ही बीच में आके मेरे खेलने के समय को बर्बाद नहीं कर सकता। इन बच्चों को थोड़े से मैनर्स सिखाना ये मेरा काम है। मुझे लगता है ये सारे काम करने के लिए अब मैं काफी ज्यादा बूढ़ा हो चुका हूँ। लगता है इन बच्चों को थोड़ा सबक सिखा के कल मेरे हाथ में थोड़ी सी अकड़न रहने वाली है। चलो कोई बात नहीं, इसी बहाने मिस किम मेरी फिजिकल थेरेपिस्ट, उनसे भी मिलना हो जाएगा। खैर ये बात देखते हुए ये जो काला बैच है ये मैंने उधार लिया है, इसलिए मुझे यहाँ पे सब कुछ जल्दी से निपटाना होगा। और अभी जो टॉम ली होता है इन तीनों के बीच में आके खड़ा हो जाता है। वैरन कहता है, हे क्या तुम लोग इसको जानते हो? टॉम ली अभी अपने कोट से दारू की बोतल निकालते हुए कहता है, तो वो बच्चे तुम ही हो जिन्होंने मिस्टर चोई के पिछवाड़े में दर्द करके रखा है। तुम्हारे लिए ये खबर बहुत ही ज्यादा बुरी है कि तुम बिगड़े हुए बच्चों को सबक सिखाने के लिए मुझे कहा गया है। टॉम ली सोजू पीते पीते कहता है, यानी कि दारू ही होती है ये। मैं वादा करता हूँ बच्चों कि तुम्हारी बहुत ही ज्यादा प्यार से तोड़ूंगा। आ जाओ तुम तीनों मेरे ऊपर एक साथ अटैक कर सकते हो। क्या हुआ, तुम ऐसे क्यों खड़े हो? जरा मैं भी तो देखूं आजकल के छोटे छोटे प्यारे बच्चे कैसे फाइट करते हैं। तो भाई लोग इसी के साथ ये वाला चैप्टर भी यहीं पे खत्म हो जाता है। और एक बात यहाँ पे आपको क्लियर कर देता हूँ कि जो टॉम ली के पास ब्लैक बैच होता है वो उसने उधार लिया होता है, यानी कि टॉम ली उन 5 VVIPs में से नहीं है। तो भाई लोग वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलना और बेल आइकन को भी प्रेस कर देना ताकि आगे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो भाई लोग अब मैं मिलता हूँ आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।